नमस्कार। चैप्टर 4 मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं। मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी जब मेरे पास सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। यह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान है चुके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यवर्ती कैश फ्लो पैटर्न, अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज़्यादा पैसे डाल देते तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी और आम आदमी बढ़ने में मदद होगी। इससे संपत्ति या खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेगी। संक्षिप्त में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। 1. समय क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। 2. अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़े हैं। 3. शिक्षा की क्षति, अक्सर लोग अपने मकान बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपनी संपत्तियां वाले कॉलम में रखते हैं, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे निवेश करते ही नहीं है। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते हैं जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बचाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मकान न खरीदें, मैं तो यह कह रहा हूँ कि आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज़्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूँ, ताकि वे उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दे। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनसे पास अपनी बचत नहीं रही कि वे संपत्ति में उनका निवेश कर सके। इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज़्यादा बड़े रहते थे। नीचे बाई तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वह मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटमेंट है। यह रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान है, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज़्यादा बड़े हैं। दाई और दिए
मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन के परिणाम दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्वों को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित था। यह गरीब डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यह है अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाला कॉलम खर्च से ज़्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। यह है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मध्यवर्गीय क्यों संघर्ष करता है? मध्यवर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने में के अनुपात में बढ़ जाते हैं, इसलिए उन्हें चूहा-दौड़ कहा जाता है। वे आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय वे अपने मकानों को सबसे अच्छी बड़ी संपत्ति मानते हैं। कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं। पहली, अपने मकान को निवेश मानने की आदत, और दूसरी यह दर्शन कि तनख्वाह बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज़्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूबे जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और उनका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर 401 के योजनाएं ला रही है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट में स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्य वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषता पर भरोसा करते हैं। उसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह डाइवर्सिफाइड है। यह शिक्षित मध्यवर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यवर्गीय लोग करते हैं। वे खेल का सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप में तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वे दायित्वों से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्तों पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए।
एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर आपका ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्व और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे। जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की और देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जीने पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5,000 के निवेश जो जल्द ही $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा कहते हैं, वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वह निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते हैं तो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपको नीचे दिए गया रेखाचित्र मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है, आपके काम काजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। 1. आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डर को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाए इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनियों, सरकार और बैंक, इसमें से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह को आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें। अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठे करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बड़ी है तो वे अपने सफलता का अवलोकन कैसे करें। किसी को यह कैसे पता चले कि अब वे अमीर या सब आपके पास दौलत है। संपत्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर बकमिस्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें निम्क हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। बरसों पहले उन्होंने जियोडासिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदक देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया। उस आवेदन के फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्तियां और दायित्वों के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी को परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है। फुलर की परिभाषा से आपको अवलोकन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। जब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर कैसे बनने के लिए अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती है जिनके आमदनी नहीं होती, जैसे वह चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके
गैराज में खड़ी है, मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे जमा कर रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक अवलोकन है। आइए इस एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम से मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? बकमिस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान ले तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। जब मुझे अपनी संपत्तियां से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूँ। हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनियां मिलती है कि मेरे महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इस स्तर का कायम रखने के लिए मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दे कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने के पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूँ। इसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी न करूँ तब भी मेरी संपत्तियां से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो को जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उस दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितने ज्यादा पैसे जाएगा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेगी उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इस सरल सबक को याद रखें तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करूँ। जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड के संस्थापक की बात सुने। अध्ययन सत्र 2, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? सार, अध्याय 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक से कहा गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की MBA क्लास को संबोधित करें। मेरा एक मित्र MBA की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत शक्तिशाली और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूँ? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। MBA के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे यह सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं किस कारोबार में हूँ? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में है?
रे मुस्कुराए। मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। वे ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, देवियों और सज्जनों, मैं अम्बरकर के कारोबार में नहीं हूँ। मेरा कारोबार तो रियल इस्टेट है। जैसा मेरे मित्र ने बताया, रे ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियाद केंद्र हम बर्गर फ्रेंचाइजीज बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजीज के साथ पर से नजर नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा है था, वो उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है। इसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ है। मेरा मित्र अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वह कार धोने वाले गैरेजों का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैरेजों के नीचे की जमीन है। पिछले अध्याय में दिए रेखा चित्र के माध्यम से हमें बताया था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंकों के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड नहीं था। लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्रायतः सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल्य उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करते अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों को से पूछता हूँ, आपका खुद का काम क्या है? और वे कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक है? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वह बनने की में गलती यह होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम पर की परवाह करने और उसके अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, पहला नियम किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इसलिए हम अक्सर यह इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में यह समझदारी भरे विचार है, लेकिन जब आप भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब वे इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाले संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए। बहुसंख्यक गरीब और मध्यवर्गीय लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूँ। इसका बुनियादी कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधारशिला नहीं है, उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति यानी उनका मकान जिन्हें जिंदा निगल रहा है, उनकी संपत्ति हर महीने उनके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैरेजों में रखे $1000 के गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा भी ही नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें संपत्तियां माना था, वे आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैं मानता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म भरा होगा। नेटवर्थ वाले खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि वे बैंकिंग और अकाउंटिंग क्षेत्रों में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है। एक बार मैं लोन चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने संपत्ति वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीज़ों की भी शामिल कर ली थी। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज़्यादा निवेश था। लोन मंजूर करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना ज़्यादा पैसे कैसे कमाता था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य सोचे में नहीं डलने देते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल होता है। मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 लाख है। नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। आय कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानियों में फंस जाते हैं। पैसे जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती है। दूसरी ओर अगर संपत्तियां बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उनके अनुमान से कम होती है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उसका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं, उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है, यानी यह सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखने देता है।
मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पर खेलना शुरू किया, उसी पल उसका मूल्य घटकर $150 हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम रखें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वे घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चे पैदा करें और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में अटक जाएं। नौकरी से चिपके रहें और हर चीज उधार पर खरीदें। इसके पहले ही उनके ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो विवाह के बाद एक ऐसी जीवन शैली में उलझ कर रह जाते हैं जो उन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकालने देगी। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तब माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। अब वे थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां इकट्ठी करने की सलाह देता हूँ। मेरे संसार में असल संपत्तियों निम्न श्रेणी में आती है। 1, ऐसे कारोबार जिनमें मेरे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधक करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, वह तो नौकरी बन जाएगी। 2, स्टॉक। 3, ब्रांड्स। 4, आमदनी देने वाली रियल इस्टेट। 5, नोट्स। 6, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। 7, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो जाओ आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने मुझे उन संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल इस्टेट इसलिए इकट्ठी करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं दिन भर उन्हें निहार सकता हूँ। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो वे इतनी बुरी नहीं होती कि उनकी वजह से रियल इस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल इस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें यह नहीं खरीदनी चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम है। इसका कारण यह है कि मैं मैनेजर नहीं, उद्यमी हूँ। उनमें से शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, यूएस मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों में गुजारा समय मजेदार था, जिसकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल की गहराई में मैं अपनी वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूँ। कई बार मैं खुद भी कंपनी खड़ी करके उसे सार्वजनिक करता हूँ। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनी से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे है भी। लेकिन यदि आप इस निवेश से प्रेम करते हैं, इसे समझते हैं और खेल के नियम जानते हैं, तो जोखिम कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के मामले में मेरी निवेश रणनीति यह रहती है कि 1 साल के भीतर उस शेयर से बाहर आ जाओ।
दूसरी तरफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरी रणनीति यह है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज़्यादा बड़ी जायदाद खरीदो, ताकि मुनाफे पर टैक्स तुरंत न चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं रियल एस्टेट का आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रखता हूँ। जब मैं मरीन कॉर्प और जेरोक्स में था तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने दी थी। मैं दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी ध्यान केंद्रित करता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों की खरीदी फतोर करके अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बहुत सक्रिय था। अमीर डैडी हमेशा वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। वे कहते थे कि मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह समझने लगूंगा, निवेशों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उसे सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ जब तक कि वे खुद ऐसा ना करना चाहे। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरियां नहीं मिल पाती और उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन यह हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती है। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती हैं उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती है। इसलिए यदि आप में खुद की कंपनी का मालिक बनने की प्रबल और वास्तविक इच्छा है तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा, वरना दिन की नौकरी करते रहे और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूँ अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो मेरा मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाए और अपना बनाए रखें। एक बार जब हम इसमें कोई डॉलर जाए तो उसे कभी बाहर ना निकालने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहे, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहे। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फर कोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो है, लेकिन हकीकत में वे बस कर्ज के दलदल में ज्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी उसके लिए विलासिता के सामान खरीदती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कमाई कीमती पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता की असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से मेरी पत्नी किम और मेरे अतिरिक्त पैसा आने लगा तो उनसे अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था।
लेकिन मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि उससे यह साबित हो गया कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना जानती थी। अब वह कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं है, वह उससे ज़्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उससे अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावावेग में नई कार या विलासिता की कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वे बोर हो रहे हो और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वह आदमी अंततः उस वस्तु के चीरने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं, तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार है, यानी वह रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। अध्याय 4, सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने यह कॉरपोरेशन के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे आज याद है, स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन गिरोह की कहानियां सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से यह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी थी, जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे, वे तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा है। मैं अक्सर यह अब भी लोगों को कहते सुनता हूँ, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। यह अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की यह रॉबिन हुड फतासी गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों के लिए बहुत दुखदायी साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्यवर्गीय पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता है ही नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्यवर्गीय देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्यवर्गीय। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में 1861 से 1865 तक हुए गृह युद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी स्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बोस्टन हार्बर की मशहूर टी पार्टी वाली घटना हुई, जिनके क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित इनकम टैक्स का विचार जनता के गले उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लग गया। इन ऐतिहासिक तारकों से हमें यह पता नहीं चलता था कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं यह बात भी कभी न भूलें
उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्य लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकारा कि क्योंकि गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और यह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका ज्यादा इरादा अमीरों को सजा देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्य वर्ग। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में है। वे सरकारी अफसर है और मैं पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता को तोलने के तराजू भी अलग अलग है। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज़्यादा बड़ा बनता है। सरकार के बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में जितने कम लोग को नियुक्त करता हूँ और जितने कम पैसे खर्च करता हूँ, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रायतः उनके लक्ष्य कारभारी लोगों से भिन्न होते हैं। जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज़्यादा टैक्स डॉलर्स की जरूरत होती है। मेरे शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कॉप का विचार थे। वे एक विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉप के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि वे अधिक लोगों को नियुक्त कर सके, शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कॉप में भी। बस मैं 10 साल का था तभी से अमीर डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। लगभग तभी से मेरे गरीब डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं, जिन्हें सरकार को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष के उपयुक्त तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि शहर के बहुत बड़े पूंजीपति के लिए काम करने के बाद एक ऐसे पिता के पास लौटूं जो एक शीर्ष सरकारी अफसर थे। तय करना आसान नहीं था कि किस डैडी की पर बात यकीन किया जाए, लेकिन जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसे मैंने कहा था, टैक्स सिर्फ इसलिए लागू हो पाए क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में यकीन करती थी। अमीरों से छीनो और बाकी सब में बांट दो। समस्या यह थी कि सब सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगने की नौबत आ गई और वहां से ये नीचे खिसकने लगे। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा क्योंकि वे उन्हीं नियमों के हिसाब से नहीं खेलते थे जिनसे जनता खेलती है। अमीर लोग कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे जो समुद्री जहाज़ों के दिनों में लोकप्रिय थे। अमीर लोग यह समुद्री यात्रा में संपत्ति के अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग करते थे। हर समुद्री यात्रा के लिए अमीर लोग अपना पैसा एक कॉरपोरेशन में डाल देते थे। वे फिर कॉरपोरेशन खजाने की तलाश में नए संसार की यात्रा करने के लिए जहाजियों को नियुक्त करते थे। अगर जहाज डूब जाता था तो जहाजियों की जान चली जाती थी, लेकिन अमीरों को सिर्फ उतने ही पैसे का नुकसान होता था जितना उन्होंने उस खास समुद्री यात्रा के निवेश किए थे। नीचे दिया रेखा चित्र दर्शाता है कि कॉरपोरेट तंत्र की प्रकार
आपके व्यक्तिगत इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर रहता है। कानूनी कॉर्पोरेट तंत्र के ज्ञान की बदौलत अमीर लोग दरअसल गरीबों के मध्य वर्ग से बहुत अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। क्योंकि मुझे दो डैडियों, एक समाजवादी और दूसरे पूंजीपति ने शिक्षा दी थी, इसलिए मुझे जल्द ही यह एहसास होने लगा कि पूंजीपति के दर्शन में ज़्यादा आर्थिक समझदारी नजर आती है। मुझे ऐसा लगा कि वित्तीय शिक्षा की कमी के चलते समाजवादी अंततः खुद को ही सजा देते हैं। चाहे गरीबों से छीन लो के नारे लगाने वाली भीड़ कितने भी जतन कर ले, अमीर लोग हमेशा उसे हराने का कोई ना कोई तरीका खोज लेते हैं। इसी कारण मध्य वर्ग पर टैक्स लगे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों से ज़्यादा चतुराई सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वे पैसे की शांति को समझते थे। ऐसा लगा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को इस तरह हराया। अमीरों से छीन लो टैक्स जब एक बार पारित हो गया तो सरकारी तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में लोग इस बात से खुश हुए, पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों के पास जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकार अनुबंधों से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन समस्या उसके वित्तीय प्रबंध की थी। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है कि उसे जो पैसा आवंटित किया गया है वह बचाना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा खर्च होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते तो अगले बजट में इसके कम होने का जोखिम रहता है। ऐसा होने पर आपको निश्चित रूप से कार्यकुशल नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर पैसे बचाने के लिए कारोबारी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, जो उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब बढ़ते सरकारी खर्च का यह चक्र जारी रहा तो पैसे की मांग बढ़ गई और अमीरों पर टैक्स लगाओ के विचार को थोड़ा बदला गया और इनमें से कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब इनमें से वही लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी गरीब और मध्य वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने इससे बचने का तरीका खोजने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया। वे कॉरपोरेशन की शरण में गए। जिन लोगों ने कभी कोई कॉरपोरेशन नहीं बनाया उन्हें यह पता नहीं होता कि दरअसल कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉरपोरेशन सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिससे कुछ कानूनी दस्तावेज रहते हैं, जो किसी वकील के ऑफिस में रखा रहता है और राज्य सरकार की किसी एजेंसी में पंजीकृत होता है। यह कोई बड़ी इमारत, फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिना आत्मा वाला एक कानूनी शरीर बनता है। इसका उपयोग करने से अमीरों की दौलत एक बार फिर सुरक्षित हो गई। कॉरपोरेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दरों से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। अमीरों और गरीबों के बीच की यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब भी और जहां भी कानून बनाए जाते हैं यह युद्ध लड़ा जाता है और यह अंततः काल तक चलेगा। समस्या यह है कि इनमें जो लोग हारते हैं वे अज्ञानी होते हैं। वे जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं। अगर वे बस इतना समझ ले कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं तो वे भी उसी तरह खेल सकते हैं, फिर वे भी पैसे की तंगी से आजाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी
अभिभावक को अपने बच्चों को यह सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है वह किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5-6 महीने काम करता है। मेरी राय यह कुछ बहुत लंबा समय है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अमीरों से छीन लो का विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते हैं। वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है जिसके दम पर वे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वे बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वे अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वे चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वे राजनेताओं को राजी करते हैं कि वे या तो कानून बदले या फिर कानूनी छिद्र छोड़े। परिस्थितियां बदलने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन इन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं क्योंकि वे अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को अपने बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। धन्यवाद। अगला चैप्टर आपको हमारे YouTube चैनल टॉकिंग बुक्स पर मिलेगा। कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।